हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मेरा बात करने का पहला उद्देश्य है उन कैंडिडेट्स के लिए जो जीआईसी मेंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिनका जीआईसी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बेहतर गया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। पहली चीज़ तो याद ये ध्यान दीजिए कि जीआईसी प्रीलिम्स में लगभग ये मान के चलिए 50 से 60% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, कारण जो भी रहे हों। मात्र 45% अराउंड के अराउंड बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनका मेंस के लिए कॉल आना एकदम ऐसे मान के चलिए एकदम श्योर है। उनका बनता भी है कि वो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें और मैं बहुत लंबे समय से मेंस एग्ज़ाम के लिए बुक प्रिपेयर कर रहा था। कई बार मैंने बोला भी ऑनलाइन कि मैं जीआईसी मेंस के लिए बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ टिप्स मैंने एलटी मेंस एग्ज़ाम के बाद भी लिए कि बुक में क्या-क्या और ऐड किया जाए, जो एलटी मेंस की बुक से इसको बेहतर बनाया जाए। मुझे लगता है कि ये बुक जो है मेरी जीआईसी मेंस की, ये 10 जुलाई को रिलीज़ हो जाएगी और उसके बाद हर जगह अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा मैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप जीआईसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उस बुक को पकड़ लीजिएगा, ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड मात्रा में बुक को प्रिंट कराया जाता है और मात्र 2000 के अराउंड कुछ कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 180 सीट्स के अराउंड है। 84 है, 86 ऐसे है, 184 बॉयज़ गर्ल्स दोनों की मिलाकर, और एक सीट पर 15 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो 2500 के अराउंड कुछ कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बुक चूँकि बहुत शॉर्ट रहेगी, तो आप उस बुक को अगर टाइम से खरीद लेंगे तो ज़रूरी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब जीआईसी मेंस की बुक में ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं से कुछ भी नहीं करना है। उस बुक में सब कुछ दिया है, वो सारी चीज़ें जो आपको तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें उस बुक में दी हुई हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आएंगे यूनिट 1 में, और मीडियम साइज़ के जो आंसर्स आपको लिखने हैं जो सेक्शन बी में होंगे, ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे, वो सभी तरीके का पूरा फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है बुक में। क्योंकि हमारे पास एक सैम्पल पेपर भी है, लास्ट टाइम 2020 के अराउंड जीआईसी मेंस का एक एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी को मॉडल मानते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक को एरर फ्री करने की पूरी कोशिश की गई है कि लिटरेचर में आपको जितना भी तैयार करना है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे उस बुक में मिल जाएं। ग्रामर से मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस रखी गई हैं ताकि आप मैक्सिमम अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो 10 जुलाई के आसपास ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, आप उसे परचेज़ करें और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज़ ये है डियर फ्रेंड्स, मैं टीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स के बारे में बात करूं तो लास्ट 15 डेज से मैं थोड़ा सा बाहर भी था और थोड़ा सा मैं कट ऑफ भी हो गया था अपने सभी स्टूडेंट्स से, अपने साथ वाले लोगों से। अपना सेल फोन मैंने ऑफ करके रख दिया था, बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था किसी से। उसका सबसे पहला रीज़न तो ये था कि टीजीटी इंग्लिश के बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि उनका पेपर जो है वो, उनके जो सिलेबस रहता है, जिस तरीके से वो तैयारी करते आ रहे थे, उस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं खुद में बहुत आहत था कि मैं बुक्स लिखता हूँ और जैसे भी करके स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये पढ़ो, तो मैं भी वही सोचता हूँ कि सिलेबस पर ही अपना फोकस रखता हूँ बेसिकली, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मॉडल मानकर बुक बनाता हूँ। लेकिन मेरी बुक से भी बहुत कुछ नहीं आया, तो मैं भी निराश था। मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी जब स्टूडेंट फ़ोन करके पूछ रहे थे मुझे, और उनका पूछना भी लाजमी है कि सर आप बुक बनाते हैं, आपकी बुक से नहीं आया। तो जब सिलेबस से नहीं आया तो फिर बुक से क्या आएगा, क्योंकि बुक तो सिलेबस बेस्ड ही थी। लेकिन मैंने कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा कि नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ना हो, उनको मुखौटा लगाकर मैं पढ़ाई ना कराऊं, उनको मैं कभी ये ना कहूं कि सिर्फ इतना ही पढ़ो, ताकि कभी स्टूडेंट फिर इस तरीके की हतोत्साहित वाली स्थिति में ना जाएं जैसा इस बार उन्हें फील हुआ। मुझे लगा अगली बार जब वो तैयारी करें तो भले ही सिलेबस से क्वेश्चंस आए सारे, लेकिन वो थोड़ा वाइड होराइजन अपना रखें, अपनी प्रेपरेशन का थोड़ा बड़े लेवल पर तैयारी करें। तो मैं उनकी टीजीटी की बुक पर भी काम कर रहा हूँ और अभी मुझे थोड़ा समय लगेगा उस बुक को तैयार करने में, क्योंकि इस बार की स्ट्रैटेजी वैसी नहीं रहेगी।
जैसी कि लास्ट ईयर बुक में होती थी या पहले की बुक में होती थी, जो मेनली सिलेबस पर फोकस रहती थी। इस बार मैं थोड़ा वाइड होराइज़न लेकर चलूँगा, वर्ल्ड लिटरेचर को कवर करूँगा और बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हो सकती हैं वो आपको अवेल कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन सिलेबस से संबंधित अगर आपको कोई बुक पढ़नी है टीजीटी इंग्लिश की, तो वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यू से बेहतर कुछ नहीं होगा। वो सिलेबस बेस्ड होगी टोटली। और जो टीजीटी इंग्लिश का 4th एडिशन आएगा, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट 15 डेज़ में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस कलेक्ट किया है और मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन के उनके सिलेबस में क्या-क्या है। क्योंकि जब टीजीटी इंग्लिश की बात आती है तो टीजीटी का मतलब होता है कि आप ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट हैं और आपने बीएड किया है। तो ग्रेजुएशन का सिंपल सा मतलब है कि आप हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हों, हो सकता है आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हों, हो सकता है आप एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हों। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो अपने उत्तर प्रदेश में हैं, साथ-साथ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस कलेक्ट किया है और ये देखने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि मुझे क्या-क्या अपने स्टूडेंट्स के लिए बताना है। क्या-क्या उनकी तैयारी करानी है और ग्रेजुएशन में कितना एक स्टूडेंट को आता है, मैक्सिमम आप प्रिपरेशन करें। इस उद्देश्य के साथ मैं तैयारी करवाऊँगा आपकी, यूट्यूब पर ही तैयारी करवाऊँगा, ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, एकदम परेशान ना हो आप किसी तरीके से। अब मैं थोड़ी-सी उन स्टूडेंट से बात कर लेता हूँ, जो कहीं न कहीं थोड़े से निराश हैं। कहीं न कहीं थोड़े से हताश हैं, रिज़ल्ट को देखकर उन्होंने तैयारी बहुत बेहतर की थी, आपने पूरे प्रयास भी किए थे, पर किसी कारणवश कारण आप सब जानते हैं कि आपकी उम्मीदों के हिसाब से पेपर नहीं था, इसीलिए शायद आप उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, वरना आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। एक ऐसे स्टूडेंट और एक तबका एक और होता है जो सिंपली आरोप लगा देता है अपने सिलेक्शन के ना होने पर कि अरे धांधलेबाज़ी हुई होगी, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आपको मेरी बातें समझ में ना आए, लेकिन मैं अपनी बातें जब कहता हूँ तो कहता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि अगर 500 सीटें आती हैं तो आपको कितनी सीट्स की ज़रूरत होती है? सिर्फ 1। अगर 500 सीट में आप 1 सीट भी नहीं पा रहे हैं तैयारी करके, तो फिर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। 1 सीट तो आप पा सकते हैं। हो सकता है 499 पे आपके हिसाब से धांधलेबाज़ी हुई हो। 1 सीट तो फेयर रही होगी ना? उस पर आप तैयारी करके क्यों अपनी पोज़ीशन नहीं हासिल कर पाए? इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी अपने आप को भी ब्लेम करिए। कभी तो बैठकर खुद को भी कोशिए कि हाँ यार, मुझसे थोड़ी-सी गलतियाँ रह गईं, अगली बार ये गलतियाँ नहीं। सिंपल सा मेरे कहने का मतलब है कि कुछ कमियां अपने अंदर भी ढूंढिए बैठकर। मैंने अपने अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढी हैं कि मुझे क्या क्या करना है। आपको भी अपने अंदर कुछ तो कमियां ढूंढनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थीं जो आपने पिछली बार उन चीज़ों की वजह से कमियां रह गई, अब उन कमियों को दूर करना, ये आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। किसी भी टीचर के जीवन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कोचिंग जो चला रहे हैं उनके जीवन में भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप जाएंगे, दूसरे स्टूडेंट आ जाएंगे उनकी कोचिंग में, लेकिन आपका जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके बारे में सोचना भी आपको ही पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा। हाँ, आप उसी के पास जाएँगे तो आपको दिलासा देने के लिए कुछ अच्छे शब्द ज़रूर कह देगा कि हाँ, दोबारा पेपर हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। लेकिन आपका समय बहुत कीमती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या सही है, और सही एक ही चीज़ है, वो है प्रिपरेशन। हालात कैसे भी हों, तैयारी को बहुत बेहतर रखना है। हालात कैसे भी हों, मायूस कभी नहीं होना है जीवन। क्योंकि हमारी शिक्षा ने हमको एक ही चीज़ सिखाई है कि जब हालात बहुत ख़राब हों, जब चीज़ें आपके फ़ेवर में ना चल रही हों, ऐसे समय में उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा समय आपकी परीक्षा लेता है, और ये परीक्षा जीवन की परीक्षा है। इस परीक्षा में सफल होना बहुत ज़रूरी है, और सफल तभी होते हैं जब आप उम्मीदों का दामन पकड़े रहते हैं। आपको ये उम्मीद रहती है कि हाँ, मेरा कल बेहतर होगा, मेरे से जो कमियां रह गई हैं मैं उनको ठीक कर लूँगा, मैं बहुत बेहतर कर लूँगा और आने वाले एग्ज़ाम में मैं सफल हो जाऊँगा। ऐसी उम्मीद अपने अंदर रखना बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। ये उम्मीदें ही हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं। ये उम्मीदें ही हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तो आपको थोड़ी सी उम्मीद रखनी है। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा थोड़ा सा। उदाहरण ये है कि समाज में अफवाह फैलाने वाले बहुत लोग होते हैं। मैं एक समय में इंटर कॉलेज में एडेड वाले में लेक्चरर था। एटा में, डिस्ट्रिक्ट एटा में गांधी स्मारक इंटर कॉलेज है, वहाँ ज़िले पर ही है। उसमें मैं लेक्चरर था इंग्लिश का।
और ये बात है 2010-11 के अराउंड की। उसी समय मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, मैंने उसको भरा था। फिजिकली मैं ठीक नहीं था, अपनी कंडीशन ठीक नहीं थी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था स्पाइन में, तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। डायग्नोस होने में ही बहुत समय लग गया उसमें। उन परिस्थितियों में मैंने पेपर दिया, जो भी परिस्थितियां थीं, तैयारी की नहीं की, लेकिन मैंने उसका जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई किया था। उसके बाद में इंटरव्यू होता था, उस समय मेंस नहीं होता था, मेंस इस बार से जुड़ा है। तो क्वालिफाई करने के बाद जब इंटरव्यू के लिए नेम सेलेक्ट हुआ, मैसेज आया कि आप क्वालिफाई कर गए हैं और इस डेट में आपका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू की तैयारी करना आपने शुरू किया। उसी समय मैं अपने घर आया था बरेली, और मेरे छोटे भाई की मैरिज थी। वो शायद एंगेजमेंट का डे था उसका, पार्टी वगैरह चल रही थी घर में। एक व्यक्ति आया मुझे खोजता हुआ कि रंजीत से मिलना है। तो पापा से मिला, उसने पूछा कि रंजीत से मिलना है। पापा ने बताया, वो मुझसे मिला, मैंने हैंडशेक किया और पूछा। वो मुझे एक तरफ ले गया और उसने मुझसे कहा कि आपने GIC वो सॉरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम स्क्रीनिंग क्वालिफाई किया है और आपका इंटरव्यू है इस डेट को। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा आप कौन? तो उसने कहा कि आपका इंटरव्यू मैं क्वालिफाई करा दूंगा, इतने पैसे की व्यवस्था आपको करनी होगी। तो पहली बात तो चूंकि उस समय का ज़माना, आज से मान के चलिए 15 साल पहले, 14-15 साल पहले की बात है। हम लोग टेक्निकली इतने साउंड नहीं होते थे। हमें सबसे पहले तो यही ताज्जुब हुआ कि इसे मेरा नाम कैसे पता, मैंने क्वालिफाई किया ये कैसे पता, मेरा रोल नंबर कैसे पता, इतनी सारी चीज़ें इसे कैसे पता है, जो कि मेरे घर में भी किसी को नहीं पता है। और दूसरी चीज़ है, ये मुझे विश्वास दिला रहा है कि मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई करा देगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? उसने कहा 15 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। अब अंदाज़ा मार के देखिएगा कि आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं, तुरंत तुरंत आपकी नौकरी लगी है, अभी आपने पढ़ाई पूरी की है, और फिर आपको 15 लाख रुपीज़ जोड़ने हो, क्योंकि आप ब्रेन में तो आता है कि 4 सीट है केवल जनरल में, और 4 बच्चे तो यूपी में ऐसे होंगे ही जो इसकी बातों में फंस जाएंगे। 15 लाख रुपीज़ की व्यवस्था भी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। सभी मेरी तरह एवरेज फैमिली के थोड़े ही ना होते हैं। तो उसने मुझे अपना नंबर दिया और मुझसे कहा कि आप 2 दिन के अंदर अपना डिसाइड करिए और उसके बाद मुझे बताइए, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। अब चूंकि मैं बहुत उस समय घर में पार्टी चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न भी नहीं था, लेकिन मैंने उसका नंबर वगैरह ले लिया और मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं सच बताऊं आपको कि मैं लगभग 7 डेज तक परेशान रहा। परेशान इसलिए रहा कि 4 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, और ऐसे लोग घूम रहे हैं मार्केट में इधर उधर, 4 तो बच्चों को फंसा ही लेंगे ये। पता नहीं ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और फिर मेरे एक सर थे एटा में, चौहान सर, वो संस्कृत के लेक्चरर थे। मैंने उनसे डिस्कस किया जब मैं वापस अपने कॉलेज पहुंचा। मैंने कहा सर ऐसे से एक व्यक्ति आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि रंजीत पता है इन्हें ठग कहते हैं। ये किसी भी तरीके से जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें किसी से भी मिलकर नाम पता एड्रेस ये सब निकलवा लेते हैं, फिर उन बच्चों के घर जाते हैं, और इनने अगर 2-4 बच्चे भी ऐसे मिल जाते हैं, उनसे ये पैसा लेते हैं, और इसके बाद ये कुछ नहीं करते हैं। अगर सिलेक्शन आपका हो गया तो आपका पैसा रख लेते हैं, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा वापस कर देते हैं। इस तरीके के लोग हैं, इनसे बच के रहिए। लेकिन मैं सच कहूँ, मैंने बहुत बेहतर तैयारी की थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं उन 7 दिन एकदम नहीं पढ़ा। मैं यही सोचता रहा कि पैसे की व्यवस्था मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं एक बहुत भिखारी टाइप का व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 15 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? और मैंने कहीं से ले भी लिए ब्याज व्याज किसी से, तो अंदाजा मार के देखिएगा मेरा जीवन कितने साल पीछे चला जाएगा। मैं कितने सालों में इन 15 लाख रुपीज़ पैसे को और इसके ब्याज को भर पाऊंगा? और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता ये व्यक्ति जो है लेकर भाग जाएगा या मेरा सिलेक्शन कराएगा या नहीं कराएगा। मैं 7 डेज तक नहीं पढ़ा। अब चूंकि मेरी मैरिज तुरंत तुरंत हुई थी 2013 में ही, उसी समय, तो इंटरव्यू भी उसी समय था 2013 में ही। तो मिसेस के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा नहीं तैयारी करो बहुत अच्छे से, तुम्हें एक ही सीट तो चाहिए 4 में, क्यों इतना सोच रहे हो, अपना बेस्ट एफर्ट करो, जो होगा देखा जाएगा। और मैं सच कहूँ आपसे ईमानदारी से, मैंने अपने इंटरव्यू की बहुत बेहतरीन तैयारी की थी। जो भी मुझे उम्मीद थी कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को का आंसर बना के मैंने थारोली बहुत पढ़ा था। बहुत पढ़ा था, कहने का मतलब ये है कि जब मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं नींद में था, रात भर सोया नहीं था,
क्योंकि मेरी ट्रेन मिस हुई थी। और मैं वहाँ पहुँचकर आयोग में जितने भी सारे बच्चे मेरे साथ थे, उनमें कुछ बीएचयू से थे, मेरे जानने वाले थे। मैं आँख में नींद थी, नहाया भी नहीं था, वहीं वॉशरूम में जैसे कपड़े-वपड़े चेंज कर लिए थे। लेकिन मेरी प्रिपरेशन का लेवल इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे, उनसे मेरा जब डिस्कशन हुआ, एक-दूसरे से क्वेश्चन राउंड हुए, बातें हुई, क्या हुए, तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनका एक ही सेंटेंस था कि कल का जब रिज़ल्ट आएगा शाम को, क्योंकि वहाँ जिस दिन इंटरव्यू होते हैं, नेक्स्ट डे रिज़ल्ट आ जाता था हमारे समय में। तो उनके कहने का मतलब ये था, बोले कल जब रिज़ल्ट आएगा शाम को, तो ये देखेंगे कि अगर रंजीत का नाम उसमें है, तो हम ये मान लेंगे कि सब कुछ फेयर होता है। और मैं सच कहूँ कि जब मैं इंटरव्यू देकर बाहर निकला, मीडिया वाले सब लोग खड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा भी कैसा इंटरव्यू हुआ। तो मैंने कहा मेरा इंटरव्यू बहुत बेहतर हुआ, मेरा नाम है रंजीत, आप कल देख लीजिएगा। ठीक है। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। ये सब इस तरीके के लोग ना आपको सिर्फ पीछे धकेलना चाहते हैं, ये आपको मायूस करना चाहते हैं, ये आपको रास्ते से भटकाना चाहते हैं, ये कहकर कि धांधलेबाजी होती होगी कहीं, क्या लेना देना है इन चीज़ों से। और होती होगी कहीं 1% या 2%, तो उससे हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। जब हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, तो हम क्यों सोचें उन 500 सीटों में 499 के बारे में कि वहाँ क्या हो रहा है। होने दीजिए, उस एक सीट के लिए तो लड़िए बस, उसी के लिए तैयारी करिए और मान के चलिए कि वो एक सीट मैं हर कीमत पर ले लूँगा। दो एक उदाहरण मैं आपको और दूँ। इस बार 2-3 बच्चे ऐसे थे जो मेरे साथ बहुत टच में थे। मैं उनको कॉल करता था, उनसे बातें करता था। और मैं ये मान के चल रहा था, जब आपका पेपर बहुत टफ आया इस तरीके का, तो मैं ये सोचता था कि चलो ये बच्चे एक एग्जाम्पल के रूप में हैं। अगर इनका सिलेक्शन हुआ तो मैं ये मान लूँगा कि हाँ, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं हुए, उनका सिलेक्शन हुआ अब। तो उस स्टूडेंट को जब रिज़ल्ट आया, मेरे पास किसी ने पीडीएफ शेयर की तुरंत ही, तो मैंने उसे देखा ओपन करके और उसमें टीजीटी का रिज़ल्ट दिया हुआ था। तो मैंने डायरेक्टली उस स्टूडेंट को कॉल किया और मुझे ये नहीं पता था इसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। मैंने उसको डायरेक्टली कांग्रेचुलेशंस बोला। मैंने कहा बधाई हो अब तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। तो उसने कहा थैंक यू सर, आपको कैसे पता? तो मैंने कहा बस मेरा अंदाज़ा था कि तुम्हारा होना चाहिए। और अंदाज़ा मार के चलिए कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो सेलेक्ट हुए हैं इस बार भी। और एक चीज़ और है, आप ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुक्के वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तुक्का हिट एंड ट्रायल फार्मूला। आप मान के चलिएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो उर्दू का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा एमसीक्यू वाला और तुक्के लगाइएगा और फिर देखिएगा कितने सही होते हैं। 100 में मुश्किल से 10 सही होते हैं आप, मुश्किल से 100 में 10। और ये मान के चलिएगा कि अगर 50-60 क्वेश्चन में अगर किसी के 5 सही हो भी गए, 10% से ज़्यादा हिट एंड ट्रायल फार्मूले में सही होते ही नहीं। अगर 5 सही भी हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो किसी के भी सही हो जाते हैं। और किसी के 50 में 35 सही हो गए तो फिर मान के चलिए ये दिन उसी का है। उस दिन लक उसके फेवर में बैठ गया है और जिसके फेवर में अगर लक बैठ गया है, आशीर्वाद उसको अपने लक का मिल गया है, तो फिर आप क्या और मैं क्या, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत अच्छे से कि जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो कोई दिन ऐसा होता है कि उस बैट्समैन का दिन होता है, कोई दिन ऐसा होता है कि उस बॉलर का दिन होता है। अब वो दिन जिस उस बैट्समैन का होता है, उस दिन बॉल कहीं भी फेंक दीजिए आप, वो उसे मारेगा। उसे आउट करने के लिए परेशान हो जाती है पूरी टीम, क्योंकि वो दिन उसका है, उस दिन लक उसके फेवर में बैठा हुआ है। तो इसलिए अगर कोई स्टूडेंट 50 में 35 तुक्के से सही करके आ रहा है, तो इसका मतलब है उस दिन लक उसके फेवर में है। और जब लक उसके फेवर में है तो आप और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन जिसका लक फेवर कर जाता है, उस दिन उस दिन का दिन उसी के नाम हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई उदाहरण आपके सामने है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब है कि उस दिन भाग्य जो था उसके ऊपर आशीर्वाद बनाए बैठा था। डियर फ्रेंड्स, मेरे इतनी सारी बातें करने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि जीवन में मायूस नहीं होने, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मायूस। जीवन है, ऐसे ही चलता रहता है। बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, अपने दिन को एकदम वेस्ट मत जाने दीजिए, तैयारी में लग जाइए। फिर से हम सिलेबस भी पढ़ेंगे, बाहर की चीज़ें भी बहुत सारी डिस्कस करेंगे। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं टेट वगैरह के, तो शाम तक बिजी रहता हूँ अर्ली मॉर्निंग से। लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, मैं आपके लिए कुछ नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं वो मायूस नहीं हैं,
क्योंकि मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य है आपको सिखाने का कि जीवन में चाहे तकलीफ़ें लाख आएँ, हमें उनसे लड़ना है, उनका सामना करना है और उनके पार जाना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जीवन में समस्याएँ कभी समाप्त नहीं होती। कभी समाप्त नहीं होती। एक समस्या समाप्त होती है ना, उसके बाद उससे बड़ी समस्या हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जीवन इसी का नाम है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाता तो फिर ऐसा होता, कैसा भी क्यों ना हो जाए, इसके बाद और बड़ी समस्या हमारा इंतज़ार कर रही है। तो सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि चैलेंजेस का सामना कर सकें। चुनौतियों का सामना करना पहले अपने आप को सिखाइए। अपने आप को ये सिखाइए कि किसी परिस्थिति में आपको मायूस नहीं होना। अगर ये चीज़ सीख गए आप, कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना हर परिस्थिति में आप सीख गए, तो मानिए कि चलिए कि ज़िंदगी में के आधी तकलीफ़ें दूर हो गईं, ज़िंदगी की आधी बीमारियाँ दूर हो गईं और जीवन है क्या वास्तव में आपकी समझ में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत परेशान रहा इन दिनों में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप परेशान हैं। लेकिन मैंने कुछ सीखा आगे के लिए कि आगे मुझे क्या करना है। उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से आगे की तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।